नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी नाटक उद्भव और विकास भाग 4। ये नाट्य विधा का अंतिम भाग है। अब से पहले हम जो नाट्य विधा के विकास क्रम के बारे में जान चुके हैं, उनमें पूर्व भारतेंदु युग, जिसका समयकाल 1857 से पूर्व था, भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक, प्रसाद युग 1900 से लेकर 1930 ईस्वी, और आज हम करेंगे प्रसादोत्तर युग, जिसका समयकाल है 1930 ईस्वी से अब तक। तीन विकास क्रम जो तीन काल थे वो हम जान चुके हैं। आज हम ये चौथा कर रहे हैं, प्रसादोत्तर युग के नाटक, जिसका समयकाल है 1930 से अब तक। इसमें सबसे पहले नाम लिया जा सकता है मोहन राकेश का। ये आधुनिकता बोध के नाट्यकार हैं और इसके साथ साथ जो वर्तमान समय की विसंगतियां हैं उसको भी अपने नाटक में स्थान दिया है। ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी इन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया है। इनके तीन प्रमुख नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस और आधे अधूरे। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर। इनके नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश। भीषम साहनी का नाम लिया जा सकता है, जिनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है कोणार्क, शारदिया और पहला राजा। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं, सूखा सरोवर, मादा कैक्टस और तीन आंखों वाली मछली। ये प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं जो प्रसादोत्तर युग के नाट्य साहित्य को समृद्ध करने में सक्षम है या इन्होंने विशेष योगदान दिया है। इसके साथ साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाट्य रचना है बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। यहाँ बकरी नाटक व्यंग्य प्रधान नाटक है। व्यंग्य किया है तत्कालीन राजनीति पर, करारा व्यंग्य किया है इस नाट्य रचना के माध्यम से। सुरेंद्र वर्मा का भी इस युग में विशेष स्थान है। इनके नाटक है द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। मणि मधुकर जी हैं रसगंधर्व, बुलबुल की सराय और दुलारी बाई। मुद्रा राक्षस के नाटक है तिलचट्टा और मरजीवा। उसके पश्चात गिरिराज किशोर के नाटकों की अगर बात करें तो नरमेघ है और काठ की तो प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। नरेंद्र मोहन, कहे कबीर सुनो भाई साधो और अभंग गाथा। लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम लिया जा सकता है। इनके नाटक है सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक शुतुरमुर्ग। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी नाट्य रचनाएं की हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जिन नाट्य रचनाओं के नामों को शामिल किया है ये प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। इसमें जो शुतुरमुर्ग है ये इनका प्रतीकात्मक नाटक है, जो कि नेहरू कालीन राजनीति पर करारा व्यंग्य करता है। स्वदेश दीपक का नाम विशेष तौर पर इस युग में लिया जाएगा। इनके नाट्य रचनाएं हैं बाल भगवान, कोर्ट मार्शल और जलता हुआ रथ। ये इनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। ये प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार थे, जिसके बारे में हमने यहाँ विस्तार से जाना। इन नाटककारों में से आप अपने एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न के अंकों के आधार पर इस प्रश्न को लंबा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 16 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो उसमें आप जो पूर्व भारतेंदु युग से लेकर प्रसादोत्तर युग तक के जो नाट्य रचनाएं हैं सभी को विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन अगर एक काल विशेष के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे 4 नंबर के प्रश्न में या 5 नंबर के प्रश्न में मान लिए पूछ लिया जाए कि प्रसादोत्तर युग के नाट्य रचनाओं के बारे में बताओ, तो आप पहले बताओगे कि नाटक क्या है, फिर आप बताओगे कि नाटक का विकास क्रम किस हिसाब से आपने विभाजित किया है, और उसके पश्चात आप प्रसादोत्तर युग के नाट्य रचनाओं के बारे में बताओगे। प्रसाद युग के नाटककारों के बारे में बताने के पश्चात हम करेंगे इस युग के नाटकों की विशेषताएं, और ये विशेषताएं भी आप लिखोगे, चाहे 4 नंबर के प्रश्न में लिखो या 16 नंबर के। सभी काल के नाट्य रचनाएं, उनके नाटककार और उस काल की विशेषताएं आप प्रत्येक उसमें बताओगे। अब हम करते हैं प्रसादोत्तर युग की नाट्य रचनाओं की विशेषताएं। इस काल में जो नाटक लिखे गए उनमें जो प्रमुख विशेषताएं थी, तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का प्रभाव इन नाट्य रचनाओं पर पड़ा और इन्हीं से प्रभावित होकर इन नाटकों में जो विषय है वो लिए गए। यहाँ पर रोमांच की अपेक्षा आधुनिक चिंतन पर बल था। यहाँ पर जो नाटककार है उसका मुख्य कार्य रोमांच उत्पन्न करना नहीं था या केवल पाठक की रुचि उस नाटक के प्रति मनोरंजन के लिए ना हो, बल्कि जो आधुनिक समय, हमारे आधुनिक काल में जो हमारे यहाँ पर विचारणीय विषय है, जो समस्याएं हैं, उस चिंतन पर बल देना इनका मुख्य उद्देश्य था।
उसके बाद है सुशिक्षित नारी की कुंठाओं का यथार्थ चित्रण। देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था और इसके साथ साथ जो नारी है वो पढ़ लिख रही थी, लेकिन उस शिक्षा प्राप्ति के पश्चात भी जो नारी है वो कुंठित जीवन जी रही थी। इसी को आधार बनाकर, यानी एक पढ़ी लिखी नारी किस प्रकार कुंठाओं की शिकार हो रही है, उसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया है। कुंठा क्या होती है? मानसिक अंतर्द्वंद, अंदर ही अंदर किसी चीज़ की घुटन महसूस करना, उसे क्या कहते हैं? हम कुंठा कहते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ी लिखी नारी है वो किस प्रकार कुंठित जीवन जी रही थी, उसके मन में किस प्रकार अंतर्द्वंद चल रहा था, उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने इन रचनाओं में किया है। उसके पश्चात है प्रतीकात्मक नाटकों की रचना। प्रतीकात्मक नाटकों से अभिप्राय क्या है? यानी किसी विशेष समस्या को उठाकर उसको प्रतीक रूप में उसका वर्णन करना। जैसे कि शत्रुमुर्ग नाटक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रतीकात्मक नाटक है, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? नेहरू कालीन राजनीति पर व्यंग्य करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रतीकात्मक नाटकों की रचना इस काल में की गई थी। उसके बाद है वर्तमान जीवन की विसंगतियों का चित्रण। जो नाटककार है उसने वर्तमान जीवन में जो विसंगतियां हैं, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कुंठा है, या अपने भविष्य के प्रति जो चिंता है, उन विसंगतियों का यहाँ विस्तार से चित्रण किया है, यानी ऐसी समस्याओं को यहाँ पर उठाया है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिकता के आधार पर नाट्य रचना। देखिए, मनोवैज्ञानिकता अर्थात मन का विज्ञान, मन से जुड़े हुए जो विचार हैं, मन से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, उनको यहाँ पर आधार बनाकर नाट्य रचनाएं की गई है, यानी मानसिक चिंतन। देखिए, जो वर्तमान समय था वो परिवारों के विघटन का समय था। आधुनिकीकरण के कारण जो गांव है वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग गांव में रहकर, और युवा पीढ़ी शहरों की ओर आकर्षित हो रही थी। ऐसे समय में जो मानसिक परिवर्तन है वो होना स्वाभाविक था। इसी आधुनिकीकरण के कारण जो परिवार है वो टूट रहे थे और जो मानव जाति है वो अकेलेपन की शिकार बन रही थी। और वो जो वर्तमान समय में हम जीवन देख रहे हैं, शायद यहीं से उन चीज़ों का प्रारंभ हुआ और उसके कारण जो मानव है वो अकेलेपन के कारण कुंठा का शिकार हो गया, या जो मानसिक बीमारियां उसको घेरती चली गई। तो उस मनोवैज्ञानिक विषयों को आधार बनाकर इन्होंने अपने नाटकों की रचनाएं भी की है। ये आज का हमारा विषय था, प्रसादोत्तर युग के नाटक। कौन कौन से प्रमुख नाट्यकार हैं और कौन सी नाट्य रचनाएं हैं और इस काल की क्या विशेषताएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप 16 नंबर में आप इसे करते हैं तो इसमें आप इसके चारों भाग एक साथ करेंगे, और अगर अलग से कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे भारतेंदु युग की नाट्य रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं बताएं और उस काल के नाट्यकारों के द्वारा रचित नाटकों का वर्णन करें, तो आप वो बताएंगे। अगर आपसे अलग से इस तरह पूछ लिया जाए कि प्रसादोत्तर युग की नाट्य रचनाओं के बारे में बताते हुए, नाटककारों के बारे में बताते हुए इस काल की विशेषताएं बताएं, तो वो आप अलग से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने इस एक प्रश्न को 4 भागों में विभाजित किया है। तो इसके साथ साथ कुछ बच्चों की ये डिमांड रहती है कि मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये पेपर सेट करने वाले पर निर्भर करता है कि उसे महत्वपूर्ण क्या लगता है। लेकिन आप इसके लिए जो हमारे पुराने प्रश्न पत्र आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो पुराने प्रश्न पत्र हैं 2, 3, 4 साल के, उनको लेकर आप उसके अनुसार अगर प्रश्न करेंगे तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो मेरी यही राय है कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें, उनके उत्तर खोजें, तो इससे आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।